हेडिंग डालो द मोमेंटम इक्वेशन। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो उस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मोमेंटम इक्वेशन यानी कि फिजिक्स क्या होती है, फिर हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, और फिर फिजिक्स डिस्कस करने के बाद में वापस इस टॉपिक में आएंगे और एफएम में वो फिजिक्स कैसे अप्लाई होगी उसको देखेंगे, है ना। तो देखो जरा हमारा इस टॉपिक में टारगेट क्या है, ठीक है। टारगेट को समझो, यहां पर कोई पाइप है और पाइप हमेशा सीधा सीधा ही पाइप डलता है क्या। जैसे आपके घरों पे जो पाइपलाइन आ रही है वो भी पता नहीं कहां से मुड़ मुड़ करके आ रही है ना, तो काफी सारे बैंड वगैरह होते हैं। और ये पाइप जो है, ये पाइप भी मुड़ेगा आपका, है ना, ये पाइप भी मुड़ेगा आपका। और मान लेते हैं कि ये पाइप हुआ और ये मुड़ा, और मुड़ने के बाद में ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। क्या क्या कंडीशन इसकी हो सकती है, देख रहे हो आप, डायमीटर कम थी, डायमीटर हो सकता है आगे जाके बढ़ जाए, डायमीटर हो सकता है कि सेम रहे, है ना, ये मुड़ गया। और ध्यान देना, ये पाइप ऐसे जाके ऐसे नहीं मुड़ा है, ये ऐसे जाके ऐसे मुड़ा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। यहाँ पर आंखों का धोखा हो जाता है बच्चों को, है ना, वो सोचते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं ले रहे हो सर, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है। हम मोशन कौन सा स्टडी करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो इधर था फिर वो इधर जा रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना रहा हूं मैं, आप लोगों को आइडिया मिल पा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाया है मैंने। अब ध्यान दो जरा, ये जो बैंड दिया है ये कितने एंगल पर बैंड है, सबसे पहले तो ये समझो, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी और फाइनली ये बैंड हुआ, इस डायरेक्शन में गया, इसको कहते हैं आप एंगल ऑफ डेविएशन। यहां से ये इतना डेविएट हुआ है, ये होगा आपका 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर और मुड़ जाए तो ये 135 डिग्री, है ना। कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिया जा सकता है। तो लेट्स से कि ये थीटा के बराबर है। हम क्या निकालने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, ध्यान देना, हम इस टॉपिक के अंदर ये देखने वाले हैं कि जब ये बहता हुआ लिक्विड आएगा, कोई भी पानी भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार का लिक्विड हो सकता है, तो ये जब बहता हुआ लिक्विड आएगा तो ये पाइप की दीवारों पर फोर्स लगाएगा, क्या टकराएगा ना पाइप की दीवारों से, तो पाइप की दीवारों पर फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा। अब ये जब पाइप की दीवारों पर फोर्स लगाएगा तो उसी फोर्स की हमको कैलकुलेशन करनी कि पाइप की दीवारों पर इसने कितना फोर्स लगाया, या फिर आप बोल सकते हो पाइप की दीवारों ने इस पर कितना फोर्स लगाया, इसकी कैलकुलेशन हम करने वाले इस टॉपिक के अंदर, है ना। तो नोट कर लो, तो हमारा इस टॉपिक के अंदर टारगेट होगा ये। और ध्यान देना, सबसे बड़े बड़े शब्दों में इसको लिख लो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये, ठीक है। बोर्ड पे तो मेरे को ऐसे ही बताना पड़ेगा एंगल को जाते हुए, लेकिन ये सारा का सारा खेल जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम मोशन को स्टडी करेंगे तो ग्रेविटी का रोल नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकल प्लेन में लग रही है। समझ में आगे के बाद, ग्रेविटी वर्टिकल प्लेन में लग रही है, उसका रोल नहीं आएगा। मेरी आदत है हमेशा जो भी टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ ना, उसके अंदर जो बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं या गलती करते हैं वो सबसे पहले खत्म करता हूँ। तो सबसे पहले व्यू क्लियर करो कि कोई भी पाइपलाइन जब डलती है, कहीं से भी कहीं की पाइपलाइन जब डल रही है, तो वो सीधा सीधा पाइप कभी नहीं होता, कई सारे बैंड वगैरह होते हैं। और इमेजिन करो पाइपलाइन के अंदर, इमेजिन करो अपने आप को, ये इतना बड़ा पाइपलाइन है, उसके अंदर पानी जा रहा है, पानी के साथ आप भी जा रहे हो, जैसी दीवार आएगी टकराओगे, तो दीवार पे फोर्स लगाया। न्यूटन के हिसाब से हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है क्या, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स इधर भी लग जाएगा। और ये फोर्स दोनों डायरेक्शन में लगेगा, क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाइप की दीवार ऐसे है, तो यहाँ पे प्रेशर वगैरह ऐसे लगेगा, तो दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन जैसे बना देता हूँ, देखो जरा ध्यान दो, जैसे मैंने बना दिया कि ये जो फोर्स लगाया ये Fx है, ये Fy है। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर जो फोर्सेस बता रहा हूँ ये कौन से फोर्सेस है, नोट कर लो, Fx और Fy आर द फोर्सेस। कौन से फोर्सेस है बताओ, आर द फोर्सेस, आर द फोर्सेस that is applied by the flowing liquid on the pipe wall, ठीक है, the surface of the pipe, ठीक है। तो नोट करो, Fx and Fy are the forces applied by the flowing liquid onto the wall of the pipe. Fx and Fy are the forces, Fx and Fy horizontal plane, this is very very important। बच्चे गलती करते हैं, यही करते हैं ना, और इससे न्यूमेरिकल भी आ चुके हैं, मेंस के अंदर भी आ चुके हैं, है ना, जेएन मेंस, एएन मेंस, हर जगह न्यूमेरिकल देखे जाते हैं इसके। न्यूमेरिकल तो हर टॉपिक का आता है कहीं पर भी, ठीक है। राजस्थान एएन में नहीं आए हो क्योंकि कितने एग्जाम दिए उन्होंने, बहुत ही तो कम एग्जाम दिए, लेकिन पूरी इंडिया में अगर आप एएन के एग्जाम उठाओगे तो जितने भी टॉपिक्स मैं कराता जा रहा हूँ हर टॉपिक से न्यूमेरिकल आए हुए, तो आप कुछ भी चीज छोड़ नहीं सकते। समझ में आ रही बात है, ठीक है, किया करो सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि इसके ऊपर फिजिक्स क्या लगने वाली है, व्हाट विल बी द फिजिक्स। फिजिक्स लगने से पहले अगर मैंने जो पाइप की दीवारों पर जो लिक्विड ने फोर्स लगाया है, अगर मैंने उसको ऐसे दिखाया है, तो मुझे बताओ जरा कि पाइप की दीवारों ने जो लिक्विड पर फोर्स लगाया वो कैसे दिखाओगे, अपोजिट में, इधर Fx लगेगा और इधर
Fy लगेगा। तो इधर भी लिख दो जरा, ये कौन से फोर्सेस दिखा रहा हूं मैं? These are the forces applied by the wall of the pipe onto the liquid, wall of the pipe onto the liquid। लिखो एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, कौन सा वाला? एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर, वो हम यहां पर देखने वाले हैं ना। इक्वेशन बहुत ही सिंपल सी लगेगी, इसके पीछे की फिजिक्स देख लो। इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, ये पहले भी डिस्कस करी हमने। इसके पीछे की फिजिक्स वो क्या है? फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं dv बाई dt, है ना। तो मास को अगर अंदर ले जाए तो ये हो जाता है d ऑफ mv डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू dp बाई dt, है ना, dp बाई dt। अब यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन की तो बात होगी नहीं, क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड मास है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। फ्लूइड मास को अगर आप सिस्टम समझो तो पाइप की दीवार एक्सटर्नल होगी, तो एक्सटर्नल वॉल इसके ऊपर फोर्स लगा रही है ना। तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा नहीं यहाँ पर। तो फिर क्या होगा? ये जो इक्वेशन है इसी को मोमेंटम इक्वेशन कहते हैं। देखो कैसे यूज करेंगे, ध्यान देना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, तो सोचो जरा, लेट्स से कि हम ये इक्वेशन x डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे लगाओगे इस इक्वेशन को? ध्यान देना, x डायरेक्शन में किसके ऊपर इक्वेशन लगाएंगे हम? ठीक है, हम लगाएंगे लिक्विड के ऊपर। ध्यान दो, सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें। यहाँ पर लिक्विड हमारा जो है वो बेंड से पहले और बेंड के बाद, ठीक है। ये जो लिक्विड है ये कंट्रोल्ड वॉल्यूम मैंने यहाँ पर ले लिया। कोई दिक्कत किसी को? एक छोटा सा पार्ट ले लिया, जस्ट बेंड से पहले जस्ट बेंड के बाद वाली सिचुएशन का। यहाँ पर मुझे बताओ इस जगह पर क्या लगेगा? प्रेशर P1। यहाँ पर क्या लगेगा? प्रेशर P2। इसके अलावा यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? V1 मान लो। इसकी वेलोसिटी कितनी है? V2 मान लो। प्रेशर हमेशा दबाते हुए लगता है क्या? ये एलिमेंट है जो मैंने लिया है, इस पर दबाते हुए, इस पर दबाते हुए। वेलोसिटी इसकी V1, इसकी वेलोसिटी V2। अगर मान लो एरिया सेम हो तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी क्या? क्योंकि एक ही रास्ता है। डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया इज वेलोसिटी। अगर पाइप का एरिया चेंज ना हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ रही है बात? इक्वेशन क्या लगाओगे यहाँ पर लगाओगे कि जो डिस्चार्ज है वो A1 V1 के बराबर है, और यहाँ पर जो डिस्चार्ज की इक्वेशन लगाओगे वो A2 V2 के बराबर है। अगर A1 और A2 बराबर है तो रास्ता एक ही, डिस्चार्ज एक ही होगा, सेम होगा, तो इस वजह से वेलोसिटी सेम हो जाती है, अगर हो तो, है ना। चलो, साथ साथ में मैं FM भी साथ में डिस्कस करता जा रहा हूँ, फिजिक्स भी मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। देखो, अगर इस इक्वेशन को यूज करें Fx की टर्म्स में, है ना, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। जो F बराबर dp बाई dt इक्वेशन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो dm बाई dt मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, dm बाई dt मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। देखो, dm बाई dt मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी में चेंज, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नोट कर लो, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। व्हाट इज dm बाई dt? व्हाट इज dm बाई dt? पहले भी डिस्कस किया है। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट को डिस्चार्ज की टर्म्स में कैसे लिखते हैं? रो मल्टीप्लाइड बाय क्यू। तो दिस इज रो मल्टीप्लाइड बाय क्यू, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, रो फाइनल, रो क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब एक छोटी सी बात ध्यान से सुनो, है ना, सिंपल सी बात। वो ये बात है कि लिक्विड ने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया दीवार के ऊपर, वो मेरा Fx फोर्स इस डायरेक्शन में है। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूं। ये मेरी पॉजिटिव x डायरेक्शन है और इसको मैंने बोला कि ये मेरी पॉजिटिव y डायरेक्शन है। सारे लोग ध्यान दो, है ना। खेल यहीं पर होता है, बच्चे यहीं गलती करते हैं, मैक्सिमम टाइम साइन की गलती करते हैं, तो उसको गलत करने से रोकना है आपको। तो क्या कंसेप्ट दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये बिल्कुल सही इक्वेशन है। F जो था वो dm बाई dt मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर dm बाई dt को तो रो इनटू क्यू लिख दिया, vf माइनस vi लगा दिया। अब देखो जरा, मैं इस फ्लूइड मास के ऊपर x डायरेक्शन में इक्वेशन को लगाना चाहता हूं। मेरे साथ लगवा सकते हो क्या इक्वेशन? लगवाना जरा, मुझे बताओ जरा, यहाँ क्या लिखेंगे हम? व्हाट इज द फोर्स इन द x डायरेक्शन ऑन द लिक्विड? लिक्विड पर x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? आंखें अपनी तेज रखो, ये मेरा लिक्विड है, जितने भी फोर्स x डायरेक्शन में लग रहे हो वो सारे लगवा दो। तो पहला फोर्स इस पूरे मास के ऊपर जो पहला फोर्स लग रहा है वो P1 मल्टीप्लाइड बाय A1, इतना लग रहा है। क्या प्लस x में लग रहा है? क्या प्लस x में लग रहा है? तो P1 मल्टीप्लाइड बाय A1 लिख देंगे, क्या कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में P2 A2 इधर लग रहा है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे P2 A2 के, ठीक है। एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट कितने एंगल पर है?
थीटा पर है, तो P2 A2 cos थीटा आएगा क्या, और वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट में है, तो क्या मैं माइनस P2 A2 cos थीटा लिख दूं, क्या लिख दिया। अभी एक फोर्स और बाकी है, बताओ कौन सा। लिक्विड ने जो पाइप की दीवार पे फोर्स लगाया था वो इधर Fx माना है आपने, तो पाइप की दीवार ने लिक्विड पर इधर फोर्स लगा दिया है, क्या माइनस Fx लिखेंगे उसको, तो यहां पर लिख देंगे माइनस Fx। तो क्या लिख दिया अभी तक आपने, अभी तक आपने इस लिक्विड मास पर x डायरेक्शन में सारे फोर्स लिख दिए, लिख दिए क्या। अब ये किसके बराबर होगा बताओ, ये किसके बराबर होगा, इक्वेशन है रो मल्टीप्लाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय, देखो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी डायरेक्शन में लिख रहे हो उसी डायरेक्शन में सारी चीजें आएगी। सारे फोर्सेस हमने x में लिख दिए, अब वेलोसिटी भी x में लिखाओ, तो फाइनल वेलोसिटी x में कितनी है, पानी तो ऐसे ही जा रहा है ना, जो भी लिक्विड है वो ऐसे जा रहा है, तो V2 के कंपोनेंट करेंगे तो V2 का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा V2 cos थीटा, और V2 का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा V2 sin थीटा। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइनल पॉजिटिव डायरेक्शन में है क्या, तो इसको लिख देंगे V2 cos थीटा माइनस माइनस V1, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस V1 लिख दिया, क्या खेल खत्म हो गया क्या, ये आ गई आपकी इक्वेशन है ना, दिस इज द फाइनल इक्वेशन x डायरेक्शन की। अगर आपको बातें समझ में आ गई हो तो इस लिक्विड मास के लिए y डायरेक्शन में खुद से लिखो इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन खुद से लिखना सीखो, है ना। ये चैप्टर फिर आपसे, ये टॉपिक कभी भी आपसे रात को 1 बजे भी नींदों में भी अगर आपसे पूछ लेंगे ना, तो आप आराम से इक्वेशन लिख पाओगे, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ फिजिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट लगाना है, F बराबर dp/dt, और dp/dt को मैंने कैसे थोड़ा था वो समझ में आया, dm/dt मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी में चेंज, ठीक है। dm/dt मास फ्लो रेट कहलाता है, जो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, रो इनटू क्यू, ठीक है, रो इनटू क्यू इसको कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या, यूनिट से भी पकड़ सकते हो आप, अगर कोई भूल गया हो तो मैं वापस दिखा देता हूँ, ठीक है। मास फ्लो रेट जब मैंने बताया था, क्यू तो था वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, और मास फ्लो रेट में रो को क्यू से मल्टीप्लाई किया था, तो मैंने बोला था यूनिट चेक करो इसकी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, तो जो मास फ्लो रेट है वो आपको नजर आ रही है, रो इनटू क्यू हमेशा मास फ्लो रेट देता है, यानी कि कितना मास फ्लो कर गया कितने टाइम के अंदर, है ना, पर यूनिट टाइम के अंदर, उसको मास फ्लो रेट कहते हैं। एक्स डायरेक्शन में सब लोग लिख पाए क्या इसको आराम से, ये अच्छे से लिख देना। लिक्विड ने जो पाइप पर फोर्स लगाया वो तो इधर है, पाइप ने जो लिक्विड पर फोर्स लगाया वो इधर है। इक्वेशन किस पे लिख रहे हो, लिक्विड पर लिख रहे हो, ध्यान दो, इक्वेशन हम लिक्विड पर लिख रहे हैं, तो लिक्विड पर फोर्सेज निकालने पड़ेंगे, तो इस लिक्विड मास पर हमने फोर्सेज निकाले, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेज आ गए क्या। वाई में इक्वेशन लिख के बैठे हो क्या आप लोग सब लोग, चलो वाई में इक्वेशन कौन लिखवाएगा बताओ, कौन कॉन्फिडेंट है कि उसने सही इक्वेशन लिखी है? अच्छा तुम कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, बताओ देखें इक्वेशन क्या है। तो अगर मैं वाई डायरेक्शन में लिखूंगा, है ना, वाई डायरेक्शन में लिखूंगा, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट हो जाओ, ये प्रेशर फोर्स एक्स में लग रहा था सारा, वाई में है ही नहीं। फिर हमारे पास में मैंने बोला था लिक्विड ने जो इस पर फोर्स लगाया एफ वाई ऊपर, पॉजिटिव डायरेक्शन माननी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे आपको, कि हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर मानी थी, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इधर मानी थी, लिक्विड ने जो फोर्स लगाया था पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने इधर माना है ना, तो लिक्विड के ऊपर किधर फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ, तो क्या मैं माइनस एफ वाई से शुरुआत करूं क्या, माइनस एफ वाई। उसके अलावा प्रेशर फोर्स P2 उसका कंपोनेंट भी नीचे आ रहा है, तो माइनस आएगा, कितना आएगा, P2 A2 आएगा, साइन थीटा आएगा, हो गया क्या काम खत्म। ये दो ही फोर्स थे जो वाई में लग रहे हैं। इसके अलावा इसकी मोमेंटम इक्वेशन जब लिख रहे हैं आप dp/dt, यानी कि मास फ्लो रेट तो रो इनटू क्यू हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v2 था, ऊपर की तरफ लग रहा है क्या, तो इसको लिख देंगे v2 sin थीटा माइनस 0, खत्म, बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने इस इक्वेशन को लिख लिया था, ठीक है, जैकी लिखा नहीं इक्वेशन, किसको जीरो कर देंगे, हाँ हाँ, कैसे जीरो के क्यों हो जाएगा, बैंड होगा तो बैंड fx भी देगा fy भी देगा, ये यही तो बताया था मैंने कि हमने ये माना है कि लिक्विड ने जो फोर्स लगाया वो fx और fy है, तो वॉल ने किधर लगा दिया, fx इधर लगा दिया उल्टा और fy इधर लगा दिया, न्यूटन एक्शन रिएक्शन पेयर, बहुत सारी फिजिक्स बताई है मैंने आपको यहाँ पर, है ना। हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जीरो आ जाए, लेकिन जनरल इक्वेशन तो यही बनेगी आपकी,
टॉपिक समझ गए क्या पूरा? इस टॉपिक में कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इक्वेशन लिखने का तरीका है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर आप सोचो कि मैं इसको याद कर लेता हूँ, काम नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एप्लीकेशन है कि F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, जो ये फिजिक्स बनी है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। ये 3-4 टॉपिक ऐसे आएंगे, इम्पैक्ट ऑफ जेट, उसमें भी आपकी यही कहानी नजर आएगी, सारे डेरिवेशन हो जाएंगे इस इक्वेशन को करते हुए, ठीक है। उसके अलावा टरबाइन और पंप के अंदर ये इसी इक्वेशन का खेल है, बाकी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कई बार लगाएंगे, है ना, कई बार लगाएंगे। बात आ गई कि समझ में सारी? क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? चलो क्वेश्चन नोट करो। A 45 degree reducing band. What is the meaning of 45 degree reducing band? 45 डिग्री पर तो एंगल है और आगे जाके डायमीटर कम हो गई, ठीक है। रिड्यूसिंग बैंड यानी कि डायमीटर कम हो रही है। मैंने बोला था कि इस वाले पाइप की डायमीटर आगे जाके बढ़ भी सकती है, आगे जाके कम भी हो सकती है, या फिर हो सकता है बराबर हो। तो उसने बोला है कि जो ये बैंड आ रहा है ये कैसा है, ये रिड्यूसिंग बैंड है, यानी कि पाइप की डायमीटर को कम कर देगा। और एंगल कितना दे रहा हूँ? 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे नापते हो आप, समझो जरा। जगह जगह पर हम नापते हैं, रोड पे भी ऐसे होता है कि रोड चल रहा है, हॉरिजॉन्टल पे मुड़ गया तो डेविएशन एंगल वगैरह निकालो। सर्विंग के अंदर आप करते हो कर्व वगैरह किस सेटिंग के टाइम पर, है ना। तो कई सारे टॉपिक्स में जब आप करते हो तो आप लोग बेसिकली अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को पकड़ा करो। आरसीसी में करते हो आप बार बेंड करते समय कि 45 डिग्री पर आपका जो है वो एंगल बन रहा है, या फिर 90 डिग्री पर बैंड है, या फिर 180 डिग्री पर है, याद है ना 4-5, ठीक है, जो आप एंकरेज लेंथ वगैरह लेते हैं आरसीसी के अंदर, है ना। तो बेसिकली एंगल्स कैसे रीड करते हैं, इनिशियल डायरेक्शन को पकड़ा करो। मेरी इनिशियल डायरेक्शन ये थी पाइप के अंदर फ्लो की, और इससे जब बैंड हुआ तो यहाँ पर बैंड हुआ। बैंड इधर या इधर कैसे भी हो सकता है कि पाइप आगे जाके इस तरफ मुड़ रहा हो, या हो सकता है कि पाइप आगे जाके इस तरफ मुड़ रहा हो। अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से 45 डिग्री इधर भी हो सकता है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से 45 डिग्री इधर भी हो सकता है ना। चलो, तो 45 डिग्री बैंड बना देंगे आप, तो ऊपर या नीचे कहीं पर भी दिखा दो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, ये वर्टिकल प्लेन में है ही नहीं, ठीक है। नोट करो। A 45 degree reducing band is connected in the pipeline. The diameters at the inlet and outlet of the band, are 600 mm and 300 mm respectively. Find the force exerted by the water. Find the force exerted by the water on the bank if the intensity of pressure. Find the force exerted by the water on the bank if the intensity of the pressure at the inlet of the band is 8.829 Newton per centimeter square. 8.829 Newton per centimeter square, and the rate of flow of water is 600 liter per second. तो आप लोगों को डेरिवेशन और वो इक्वेशन अच्छे से लगाना आ गई, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। F इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रो इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और जब भी वेक्टर क्वांटिटी चलती है ना, डायरेक्शंस का ध्यान रखा करो। एक्स में लगाओ इक्वेशन, वाई में इक्वेशन लगाओ, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो, 45 डिग्री का बैंड बोला है तो 45 डिग्री में फिगर पे दिखना चाहिए। 90 डिग्री का बैंड दिखा रखा हो और आप फिगर ऐसे ही बना रहे हो तो आपने गलती कर रखी है। 90 डिग्री का बैंड ऐसे दिखेगा, 135 डिग्री का बैंड ऐसे दिखेगा। देखो सारे लोग इधर देखो, यहाँ पर ये पाइपलाइन ऐसे जा रही है, उसके बाद में फिर 135 डिग्री का बैंड ऐसे दिखेगा। तो जैसे फिगर में बोला हुआ है वैसे ही आप यहाँ पर
अपना डायग्राम बनाना, ये आपका कंट्रोल्ड मास है, ठीक है, दिस इज द कंट्रोल्ड मास। आप चाहें जैसे कर सकते हो, है ना, डायरेक्शंस वगैरह सब आपके हाथ में रहती है, ठीक है, आप जैसे मानो, है ना। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ, वापस से एक तरीके से मैं डेरिवेशन दे रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दो क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सब लोग क्वेश्चन या तो ट्राई कर लो, मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी सी देर, है ना, उसके बाद में क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक बार मैं आपको सारी कहानी वापस से समझाऊंगा। ब्लैंक मैंने इसलिए कर दिया बोर्ड को कि सीधा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो आप लोग तो ट्राई कर लो पहले एक बार, फिर उसके बाद मैं वापस बताता हूँ, ठीक है। आपका फिगर एकदम करेक्ट बनना चाहिए, तो फिगर जब भी आप बनाओगे तो हमेशा फिगर कुछ इस तरीके से बना करके रखो। हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फिगर बनना चाहिए, तभी आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बन गई है ना। 45 डिग्री पर बैंड दिया था, 45 डिग्री बहुत ही प्यारा एंगल होता है, साइन और कोस में दिक्कत ही नहीं आती रीड करने में, है ना, दोनों तरफ से वैल्यू 1/√2। पहले तो आप लोग आंसर्स निकालो, हर एक छोटी से छोटी बात पूछूंगा मैं फिर आपसे, है ना, कि x आपका किधर दे रहा है, y किधर दे रहा है ना। आप चाहे अभी मानते समय किधर भी मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल आंसर के समय आंसर सबके मैच करेंगे। प्रेशर एक ही तरफ दिया, दूसरी तरफ नहीं दिया, क्या करोगे फिर उसके लिए? बर्नौली लगानी पड़ेगी। तो बर्नौली लगाते समय मेरी ये बात ध्यान आएगी आपको कि सर ये हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल में है, इसलिए दोनों का z बराबर है। वरना क्वेश्चन करते समय जिन बच्चों को ये पता नहीं होता है ना, तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, और बर्नौली का कंसेप्ट वगैरह सब पता है, इसकी हाइट देखते हैं डेटम से, इसकी हाइट देखते हैं डेटम से। पहली चीज तो ये कि ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इमेजिन करोगे तो डेटम यानी कि फ्लोर को ले लो, तो इन दोनों की हाइट सेम है फ्लोर से, है ना। तो इसका मतलब क्या है, Z1 और Z2 बराबर रहने वाला है। तो इस लाइन का यूज बता दिया मैंने आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारा काम हो रहा है, बैंड वगैरह सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर डेटम से ऊंचाई देखो तो Z1 Z2 को फिर माइनस कर दो, Z1 और Z2 बराबर है। आंखों का धोखा हो सकता है इस जगह पर आपको, है ना। अगर ये पाइप ऐसे जाकर के ऐसे जाता तब तो आपका फिर Z1 और Z2 आपको दिखाई देता, ठीक है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो डेटम जो भी रेफरेंस प्लेन होगा उससे इन दोनों पॉइंट्स की ऊंचाई सेम होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो किसी ने वेलोसिटी v1 निकाली है क्या? व्हाट इज द वेलोसिटी v1? छोटी छोटी बातें पूछ लेता हूँ आपसे। 2.122 है ना। तो पहली वेलोसिटी जो v1 मेरे पास लिखी हुई है 2.122 है ना, मीटर पर सेकंड में। दूसरी वेलोसिटी v2, दिस इज 8.488, दिस इज मीटर पर सेकंड, है ना, ये आ गया। क्वेश्चन के अंदर P1 दिया हुआ था क्या? व्हाट वाज द P1 गिवन? तो क्वेश्चन के अंदर जो आपको P1 गिवन था वो बताओ जरा। इस जगह पर जो प्रेशर लग रहा था P1, व्हाट वाज दैट प्रेशर? दैट वाज गिवन एज, एक मिनट, क्या यूनिट में था? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 8.829 है ना, 8.829, ठीक है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ का प्रेशर कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? P2। ध्यान देना, प्रेशर हमेशा एलिमेंट की तरफ लगेगा। प्रेशर फोर्स जो लगता है किसकी वजह से लगता है? दूसरे इसके जो साथी पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से लगता है। तो एक दूसरे को प्रेशर में रखते हैं, यानी कि दबाते हुए रखते हैं, तो ये दबेगा इससे। तो P2 जो था वो आपको निकालना पड़ेगा, और P2 के लिए बर्नौली लगा देंगे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर। तो आप लोगों ने अगर लगाई हो तो मुझे बताओ जरा, P2 आप लोगों का कितना निकला है? 5.49 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही बताया इसने। 5.45, ये और भी ज्यादा सही हो गया, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। 5.45 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी लोग भी लगाओ।
तो यहाँ तक की कैलकुलेशन में इनको आधे मार्क्स तो मिल ही गए, है ना। और अगर आदमी अच्छा मिल गया तो आपको 75% मार्क्स मिल जाएंगे, और आदमी बेकार मिल गया तो हो सकता है वो आपको 2 नंबर दे दे 20 नंबर वाले क्वेश्चन में। इसलिए लास्ट स्टेप तक जाना पड़ेगा। आप लोग स्टेप मार्किंग भूल जाओगे ना, हो सकता है किस्मत अच्छी हो सकता है किस्मत बेकार हो। तो हमेशा अपने आप को पैसिमिस्टिक कंडीशन में रखो, ऑप्टिमिस्टिक मत बनो कि भाई हमारे साथ तो जिंदगी में हमेशा अच्छा ही होगा। नहीं, बहुत बुरे से बुरा होगा, ऐसे सोचो, ठीक है। ताकि हम लोग लास्ट स्टेप तक आंसर करेक्ट निकालने की हैबिट रखें। इस बार बच्चे बहुत रो रहे हैं ना, उनके जो चीख पुकार मेरे को नजर आती है ना, उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ आपको कि लास्ट स्टेप तक आंसर सही निकालने की आदत रखो, ताकि कोई आपका मार्क्स ना काटे। बेचारे बच्चों के ना लास्ट स्टेप तक सही आंसर निकाला हुआ है, तब भी उनको मार्क्स काट लिए हुए। अब ये तो भगवान ही जाने कि उन्होंने क्या किया होगा, कैसे किया होगा, क्यों मार्क्स काटे। अब बस इक्वेशन लगाना, इक्वेशन को अप्लाई करना, है ना, यानी कि F बराबर dp बाई dt, उसको अप्लाई करना बाकी रह गया। मुझे बताओ, आपने लिक्विड के द्वारा जो फोर्सेस लगे उनको ऐसे माने क्या कि लिक्विड ने जो फोर्स लगाया वो Fx इधर है और Fy इधर है? आप लोग भी ऐसे ही मान रहे हो क्या? और ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शंस भी है ना, ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन भी है। जब जब भी मैं ये फिगर बना रहा हूं, ये फोर्सेस वो है जो लिक्विड ने दीवार पर लगाए हैं। दीवार ने लिक्विड पर किधर लगाए? अपोजिट लगाए, इसका भी ध्यान रखना है ना। तो दीवार ने जो लिक्विड पर लगाए हैं उन फोर्सेस को मैं यहां दिखा देता हूं, ताकि इक्विलिब्रियम लिखते समय मेरे को अच्छे से दिख जाए, है ना। तो ये Fx हो गया और ये यहाँ नीचे Fy हो गया। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि हम इक्वेशन लगाएंगे लिक्विड पर, तो इस डायग्राम में तो लिक्विड पर आता हुआ फोर्स लगाना और इधर अलग से बता देना कि लिक्विड ने किधर फोर्स लगाया है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? लिक्विड ने फोर्स अप्लाई किया वो पूछा है, या फिर दीवार ने जो फोर्स अप्लाई किया वो पूछा है? देखो जरा ध्यान से, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बेंड। उसने ये नहीं बोला फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेंड ऑन द वाटर। तो बेंड ने वाटर पे लगाया ये नहीं बताना है, वाटर ने जो बेंड पे लगाया है वो बताना है। यानी कि आपको फाइनल आंसर तो ये वाला देना है। सुन रहे हो मेरी बात को? बस इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा, है ना, बस डायरेक्शन का डिफरेंस रहेगा, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। तो आपको जो आंसर देना है वो ये है, साइड में लिख लिया करो, आंसर आपको ये वाला देना है। और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो लिक्विड पर आप F बराबर ये वाली इक्वेशन लगाओगे, तो उस टाइम पर लिक्विड पर जो फोर्स आएगा वो इधर और इधर आएगा। समझ में आ रही बात है? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में इक्वेशन कौन लिखवाएगा जरा बताओ? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगवाओ जरा। एक्स डायरेक्शन में बताओ जरा क्या इक्वेशन लगेगी? पहला फोर्स, ठीक है, P1A1, तो मैं सीधा लिखूं क्या? तो मुझे लिखवा दो जरा 8.829, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। कितनी डाया दी थी इसकी? व्हाट वाज द डाया? 600 mm। और यहाँ की डाया क्या थी? 300 mm। सारे लोग इधर देख लो अब, है ना, क्योंकि मैंने बोला था आपको क्वेश्चन में पूरा समझाऊंगा। तो यहाँ पे बर्नौली लगा करके ये सबने निकाल लिया क्या? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है क्या? ठीक है, आंसर तो आ रहा होगा, ठीक है, अभी डिस्टर्ब मत करो। चलो, ये हो गया आपका P1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय A1। A1 कितना? π/4 मल्टीप्लाइड बाय d स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर आया क्या? ये P1A1 आया, किस डायरेक्शन में आया? पूरा का पूरा x में आया, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट फोर्स Fx, तो माइनस Fx लिखू क्या? माइनस Fx। हमेशा यहाँ पर खिचड़ी मत बनाना, यहाँ पर वही फोर्स लगाना, उसी डायरेक्शन में लगाना जो कि दीवार ने लिक्विड के ऊपर लगाया, ठीक है। और अलग से आंसर जो आपको देना है उसको अलग से लिख लेना कि मुझे ये वाले फोर्सेस देने। हो सकता है कभी आपसे यही पूछे कि दीवार ने लिक्विड पर कितना फोर्स लगाया, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द लिक्विड, अगर ये पूछे तो आंसर फिर आपको यही देने, ठीक है। बात समझ में आ गई? सॉरी, ये वाले आंसर्स। चलो, यहां पर 8.829 इंटू 10⁻⁴ प्रेशर लिखा, एरिया लिखा, माइनस Fx लिखा, एक्स डायरेक्शन का फोर्स आ गया। इसके अलावा ये वाला भी आएगा, 45 डिग्री पर है, कंपोनेंट करवा दो जरा फटाफट से। तो ये माइनस हो जाएगा P2 कितना बताया था? 5.45 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय π/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 का स्क्वायर। ये तो अभी तक P2A2 लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट, कॉस 45 डिग्री। देखो 45 बढ़िया एंगल है, अगर किसी ने गलती से साइन भी लिख दिया हो तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है।
कोई काटेगा भी नहीं क्योंकि 45 हम यहाँ से नहीं बता रहे, यहाँ से बता रहे। ठीक है, चलो cos 45 डिग्री हो गया, P1 A1 cos 45 हो गया, सॉरी P2 A2 cos 45 डिग्री हो गया। आगे सारे फोर्स एक्स डायरेक्शन वाले, दिस इज इक्वल टू रो इनटू क्यू। व्हाट इज रो इनटू क्यू? वाटर था क्या? चेक कर लो, वाटर था क्या? 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय क्यू, रो इनटू क्यू। व्हाट इज क्यू? कितना दिया डिस्चार्ज? हाँ 0.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो रो इनटू क्यू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय, व्हाट इज मल्टीप्लाइड बाय? इनिशियल वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का ये कंपोनेंट आएगा क्या? 45 डिग्री वाला। तो दिस इज 8.48 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव एक्स में है और इनिशियल भी पॉजिटिव एक्स में है, 2.122। सबने यही किया है क्या? तो इस इक्वेशन से आपको एफ एक्स मिल जाएगा। प्लस में मिला या माइनस में मिला, मुझे बताओ। माइनस में, माइनस में मुझे तो लग तो यही रहा है कि अगर दीवार के ऐसे बैठा है तो लिक्विड इधर ही लगाएगा फोर्स दीवार पे। तो मुझे प्रैक्टिकली तो ऐसे ही लग रहा है कि अगर लिक्विड ऐसे बहते हुए आएगा तो दीवार पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो मेरे हिसाब से प्लस आना चाहिए, है ना। बताओ, हर चीज की नजर रखा करो, हर चीज पे नजर रखा करो कि कैसे होगा, है ना। बताओ, देखिए एफ एक्स कितना आ रहा है? माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है? एफ एक्स आ रहा है क्या? 100 तो गलत है। अब तू थोड़ा चुप तो रहे, 100 गलत है। ठीक है, गलत है। अब वापस बोल रहा है तो गलत है ना। 16 भी गलत है, 101 भी गलत है। मेरे पास में जो वैल्यू लिखी हुई है ना, वो लिखी हुई है 199 11.4। अब सही आ रहा है? 199 11.4। ठीक है, यहां पर ये आएगा 199 सॉरी 199, ठीक है, 11.4 न्यूटन। सबका ये आ रहा हो तो बताओ, प्लस या माइनस? गौरव, प्लस में आना भी पड़ेगा उसको, क्योंकि प्रैक्टिकली आप सोचो जरा कि अगर कोई, आप भी जाओगे ना भागते हुए, आप दीवार पे अगर गिरते पड़ते रहोगे तो दीवार पर आप जिस डायरेक्शन में भाग रहे हो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। ऑब्वियस चीज भी है ना। तो एफ एक्स मेरा प्लस आना चाहिए था। एफ आई में जरूर कोई विजुअलाइजेशन नहीं कर पाए प्रॉपर्ली, तो हो सकता है वहां दिक्कत हो जाए। तो यहाँ तो आपको प्रैक्टिकली साइन नजर आ रहा था, है ना। तो 199 और किसी का है क्या गौरव के अलावा ये आंसर? आ गया? सपना और गौरव के हो गए सिलेक्शन। ठीक है, आतिफ भाई क्यों नहीं आया आंसर? हाँ, मोटा मोटा आइडिया देके। एक मिनट। हाँ 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 हाँ, माइनस में एफ एक्स उधर जाएगा ना, तो प्लस ही तो होगा। मोटा मोटा देख ले। है क्या हुआ? हाँ, इसको लेके नहीं गए उधर। ठीक है, एफ एक्स उधर जाएगा और ये मोटा मोटा जो उधर को दिखा रहा था, ये 8.829 माइनस 5.45 पॉजिटिव। एफ एक्स उधर लेके जा, है ना। तो एफ एक्स विल बी पॉजिटिव आएगा। दोबारा कर लो, कैलकुलेशन में गलती करी है ना। मोटी मोटी बात यह है कि आपने कैलकुलेशन में गलती की है। ठीक है, चलो एफ वाई निकालो फिर। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, ये मजाक वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट आता है और आने के बावजूद आप अपना टाइम भी लगा रहे हो, इक्वेशंस वगैरह लगा रहे हो, फिर भी आंसर यदि आपका करेक्टली मैच नहीं कर रहा है ना, तो कुछ भी मार्क्स दे सकता है वो। कॉपी जिस तरीके से सामने आ रही है अभी कि ऐसे चेक हो रही है, तो मुझे नहीं पता कि वो कितने मार्क्स देगा। ठीक है, तो आंसर कम से कम लास्ट तक तो हम सही निकालें, ताकि हमें फुल मिलने की उम्मीद रहे। फिर भी कॉपी अगर गलत हाथों में पहुंच गई तो हो सकता है वहां पे भी मार्क्स कट जाए, पता नहीं किस वजह से कट जाए। कौन सी कंडीशन होती है बोलता हूँ ना, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाता हूँ मैं, बताता हूँ आपको कि मैं क्या सीन बता रहा हूँ। आपको ध्यान देना कि ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट चल रहा है मेरा, उस टाइम पर मान लो कि मैं घर से आया, घर से बीवी से लड़ाई होगी किसी वजह से, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जब गाड़ी चला रहा हूँ ना, मुझे हर आदमी की सूरत में बीवी नजर आ रही है। ठीक है, तो आदमी क्या करेगा, इधर एक्सीडेंट किया उधर एक्सीडेंट किया। अगर मान लो वो एसएससी मेंस के अंदर कॉपी चेक करने आया, वो किसी से लड़के आया, तो कॉपी में भी उसकी बीवी नजर आ रही होगी उसको। ठीक है, तो क्या करेगा वो, मार्क्स पास होने ही नहीं दूंगा इसको तो मैं।
ठीक है, तो पूरा सही किया हुआ उसने, बच्चे ने ऐसी कॉपीज देखी है जिसके अंदर पूरा सही किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको मार्क्स नहीं दिए। तो कम से कम वो तो उसका फैक्टर था, साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसको तो छोड़ो, लेकिन हमारा जो फैक्टर है कि हमें आंसर सही निकालना है, ठीक है। जिसमें गलत आंसर निकलेगा तो उसमें 0 टिका भी देंगे, फिर आप लड़ भी नहीं पाओगे किसी भी तरीके से, ठीक है। चलो एफ निकाला, तो बिल्कुल मजाक में मत लिया करो, हर जगह पे यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखो। देखो मैंने तो इक्वेशन भी नहीं लिखी है ना, तो ये मैं इसलिए प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़े। इक्वेशन को देख करके फिर उसमें वैल्यूज पुट करो, ठीक है। ये तरीका तो हमने फॉर्मूले में देख ही लिया था, सीधा मैंने ये बताया। एफ एक्स के बाद में एफ वाई बताओ। एफ वाई आया 6329, चलेगा ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन 6325 लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है ना, 0.19, ठीक है, न्यूटन। चलो, तो माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन ये शो करता है कि हमने जो डायरेक्शन पकड़ी थी, कौन सी वाली, कि लिक्विड ने एक्स डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया होगा, वाई डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया होगा, ऐसे ना लग करके वाई में नीचे लग रहा है क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। तो हमारे जो फाइनल फोर्स आए वो कौन से आए? एफ एक्स जो आया वो तो आपका आया, दिस इज इक्वल टू 19911.4 न्यूटन, और एफ वाई में शो करते समय डायरेक्शन अपोजिट कर देना आप। ये वाले वो फोर्स थे जो लिक्विड ने दीवार पे लगाए थे, यही आपसे पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द पाइप, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। लिक्विड ऑन द बेंड, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, तो आपको ये दोनों फोर्सेस बताने थे। जब तक फोर्स कैलकुलेट नहीं होता ना, तब तक आपको साइन का पता नहीं होता है। तो एफ एक्स पॉजिटिव आया था, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में माना उसी में है। एफ वाई आपने ऊपर माना था लेकिन नेगेटिव आया, इसका मतलब नीचे लगेगा, तो नीचे लगा दो। और ये कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है? अब यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना, डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दी है, माइनस मत लगाना। अब यहाँ पर 6325.19 न्यूटन, बात समझ में आ गई क्या? तो ये हो गया आपका एफ वाई। मुझे रिजल्टेंट बता सकते हो क्या? रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट स्क्वायर करो, ऐड करो, अंडर रूट लो, ठीक है। तो कितना बता रहे हो? 63, अरे कैसे, इतना बड़ा है एफ एक्स, 20891.92, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, न्यूटन इतना बता रहे हैं ये। क्या मुझे एंगल भी बता सकते हो कि कितने एंगल पर लगेगा? तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर ये रिजल्टेंट फोर्स लगेगा? हमेशा डायग्राम ये वाला बनाना, लास्ट में एंगल दिखाना, रिजल्टेंट फोर्स दिखाना, तब जाकर के आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये एंगल बताया 17 है ना, 17.63 डिग्री। आप ये एंगल कहीं से भी बता सकते हो, कोई वर्टिकल से बताता है उसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता लग जाए। चाहे आप वर्टिकल से दिखा दो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल से दिखा दो। कैसे निकाला इन लोगों ने? ये समझ में आ रहा है कि ये ट्रायंगल बनाओ, फोर्स ट्रायंगल, इसमें tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर का फोर्स कितना है? 6325.19, 6325.19, और ये वाला फोर्स कितना है? ये वाला tan थीटा की इक्वेशन लगाई हमने और कुछ नहीं किया, tan थीटा इज इक्वल टू Fy डिवाइड बाय Fx, है ना। ध्यान देना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इस फिगर में मुझे Fy नजर आ रहा है, ये Fx नजर आ रहा है। अगर किसी ने थीटा ऐसे लिया होता तो मैं यहाँ पर Fx डिवाइड बाय Fy लिख रहा होता, तो इसको याद मत करना, है ना, फिगर से चलेगा सारा काम। तो दिस इज इक्वल टू Fy इज 6325.19, डिवीजन के अंदर 19911.4, यहां से आपने थीटा निकाला, 17.63 डिग्री आ गया। अब जाकर के आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि बेंड ने लिक्विड पर कितना फोर्स लगाया, तो आप बस कैलकुलेशन सेम होती, बस लास्ट जो डायग्राम बनाते हैं ना उसमें ये एरो इधर दिखाते हैं, ये वाली एरो ऊपर दिखाते हैं, रिजल्टेंट को इधर दिखाते हैं, एंगल ऐसे दिखा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? और कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर है बातें सारी? ठीक है। स्ट्रक्चर्स में भी हम ऐसी ही बातें करेंगे जिसमें फोर्स की डायरेक्शन वगैरह चेंज हो जाती है मैग्नीट्यूड निकलने के बाद। पॉजिटिव निकलता है तो जिस डायरेक्शन में माना वो सही है, अगर नेगेटिव निकल जाता है तो बस डायरेक्शन रिवर्स कर दो, ठीक है। चलो, अरे भाई टाइम बहुत ज्यादा हो गया आज तो, है ना, तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद में डिस्कस करेंगे।